एवरीवन, दिस इज़ निकिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम टू इंस्पायर। आज मैं आपसे अपना सेकंड डिलीवरी एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करने वाली हूँ। फर्स्ट डिलीवरी एक्सपीरियंस मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आप चाहें तो वो भी जाकर सुन सकते हैं। एक्सपीरियंसेस सुनने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जब आप हॉस्पिटल जाते हो तो कोई भी चीज़ आपको सरप्राइजिंग नहीं लगती कि मेरे साथ क्या हो रहा है, ये मुझे कौन सा इंजेक्शन दे रहे हैं। काफ़ी कुछ आप जो हो वेल प्रिपेयर्ड होते हो। एंड जब मैं एक्सपेक्टेड थी तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता था लोगों के एक्सपीरियंसेस सुनना, क्योंकि हर किसी की जो प्रेगनेंसी होती है वो बहुत डिफरेंट होती है एंड हर किसी के डिलीवरी एक्सपीरियंसेस भी बहुत अलग होते हैं। तो काफ़ी कुछ आपको सुनते सुनते आइडिया लगता है, काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिलती हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरी दोनों ही डिलीवरी जो हैं वो नॉर्मल रही हैं। दोनों ही प्रेगनेंसी मेरी हेल्दी रही हैं बाय गॉड ग्रेस। एंड दोनों ही प्रेगनेंसी में मैं थ्रू आउट 9 मंथ्स जो है एक्टिव रही हूँ, ना काम करती रही हूँ, ऐसा कोई बेड रेस्ट नहीं लिया है। एंड दोनों ही प्रेगनेंसी में मुझे ऐसे कोई मेजर कॉम्प्लिकेशंस नहीं रहे हैं। थ्रू आउट 9 मंथ्स काफ़ी स्मूथ रहे हैं। सेकेंड प्रेगनेंसी में मेरे 3-4 मंथ्स जो थे वो थोड़ा टफ थे, क्योंकि उस टाइम मुझे नोज़िया, वॉमिटिंग, मॉर्निंग सिकनेस, वीकनेस एंड बघार से प्रॉब्लम होती थी, सब्जी की बघार से, गार्लिक की स्मेल से, अनियन की स्मेल से, ये सब प्रॉब्लम्स थी। तो फर्स्ट 3-4 मंथ्स में प्रॉपर डाइट नहीं ले पाई जैसे लेना चाहिए थी, क्योंकि कुछ भी किसी भी दिन अगर मैं बहुत अच्छे से खाना खा लेती थी तो मुझे कुछ देर बाद जो वॉमिटिंग हो जाती थी। फर्स्ट प्रेगनेंसी में ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे साथ, बहुत ही मतलब स्मूथली गए वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर। यहाँ पर फर्स्ट ट्राइमेस्टर थोड़ा टफ था मेरे लिए। सेकेंड प्रेगनेंसी में सबसे एक डिफरेंट जो एक्सपीरियंस आपको होता है वो ये कि सेकेंड प्रेगनेंसी में आपका फर्स्ट बेबी आपके साथ होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो अपने लिए नहीं मिल पाता। फर्स्ट प्रेगनेंसी में आप एक्साइटेड भी बहुत ज़्यादा होते हो अपने बेबी को देखने के लिए। ऑब्वियसली वो फर्स्ट बेबी होता है, आपकी बहुत सारी रिसर्च करते हो आप, एक एक स्कैनिंग को लेके या रिपोर्ट्स को लेके अपनी, आप कंसर्न भी बहुत होते हो हर चीज़ को लेके। किसी दिन थोड़ी भी आपको वीकनेस फील हो रही है या स्टमक पेन है तो आप बहुत ज़्यादा वरीड हो जाते हो उस चीज़ को लेके और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते हो। पर सेकेंड प्रेगनेंसी में आप काफ़ी कुछ प्रिपेयर्ड रहते हो, काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस आपको हो चुका होता है, तो हर चीज़ आपको नॉर्मल रखती है। ऑलरेडी पता रहता है कि ये सब जो सिम्टम्स हैं वो बहुत कॉमन है प्रेगनेंसी में और ये होता रहता है। तो सेकेंड प्रेगनेंसी में आपका फर्स्ट बेबी थ्रू आउट 9 मंथ्स आपके साथ रहता है। तो जैसे विवान, जब मैं एक्सपेक्टेड थी तो विवान 2.5 साल का था, तो उसका सारा रूटीन जो था वो पूरा कम्प्लीटली मुझ पे डिपेंड था। ये डिपेंड करता है कि आप एज गैप क्या रखते हो दोनों बेबीज़ के बीच में। जैसे मुझे हमेशा से था कि मेरे दोनों बेबीज़ के बीच में जो है 3 मैक्स 4 ईयर्स का डिफरेंस होना चाहिए, जो एग्जैक्ट 3 ईयर्स का डिफरेंस है माही और विवान के बीच में। सो विवान का सारा कुछ काम करना होता था। मेरी जो सेकेंड प्रेगनेंसी थी वो कोरोना टाइम पे थी, तो हम बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस ले रहे थे उस टाइम पे। आप वैसे भी डरे होते हो काफ़ी, सो बच्चों को आप बाहर नहीं भेजते हो उस टाइम पे। तो विवान जो था वो टेरेस पे खेलना पसंद करता था। तो थ्रू आउट 9 मंथ्स जो है वो बहुत रफ एंड टफ गए। जब भी मैं डॉक्टर विज़िट करती थी डॉक्टर को, तो हमेशा ये बोलती थी कि ये प्रेगनेंसी जो है वो मेरी बहुत रफ एंड टफ जा रही है। इसमें मैं बहुत ज़्यादा केयर नहीं ले रही अपनी, क्योंकि मैं विवान को गोदी में भी उठाती थी, उसके साथ स्टेयर्स भी चढ़ती थी, उसका सारा काम करती थी, तो झुकना, झुकाना, बैठना, कैसे भी सब कुछ हो रहा था। सो बट आप जितना केयर फ्री रहते हो, आई थिंक उतना आप हेल्दी रहते हो और आपकी जो प्रेगनेंसी है वो उतनी जो है स्मूथली जाती है, मुझे ऐसा फील होता है। सो मेरी सेकेंड डिलीवरी ड्यू डेट जो थी वो थी 12th ऑफ अप्रैल, जबकि मेरी फ़र्स्ट डिलीवरी ड्यू डेट जो थी वो 22nd ऑफ अप्रैल थी। और विवान बॉर्न हुआ है, मेरा मतलब बड़ा बेटा बॉर्न हुआ है 16th ऑफ अप्रैल को। तो हमको लगा कि माही और विवान का बर्थडे जो है हम साथ में सेलिब्रेट कर पाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि 29th ऑफ मार्च को ही मुझे मॉर्निंग में ऐसा लगा कि जैसे मेरा वाटर ब्रेक हो गया है, थोड़ा सा लिक्विड फील हुआ मुझे।
तो मैंने अपने डॉक्टर को कंसल्ट किया, उनसे मैंने बात करी, तो उन्होंने मुझे क्लिनिक में ही बुलाया चेकअप के लिए। और उस टाइम मेरा इंटरनल चेकअप हुआ और उसमें उन्होंने बताया कि नहीं, प्रोसेस तो स्टार्ट हो गया है बट अभी पेन्स नहीं है, तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है विद इन 24 आवर्स हमें डिलीवरी करनी पड़े। सो हम उस टाइम तो घर आ गए वापस, पर पूरे टाइम मुझे यही कंसर्न था कि पेन्स अगर नेचुरली नहीं आए तो क्या करेंगे, वो फिर इंजेक्शंस देंगे, एपिड्यूरल जो बोलते हैं, जिसे एपिड्यूरल लगाएंगे। तो मैं जो हूँ गूगल करने लगी और अपने घर में जो ऑलरेडी मुझसे बड़े यानी कि बुआ चाची लोग जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हैं, सो मैंने उनसे पूछा कि आपको कुछ पता है क्या कि नेचुरली कैसे हम लेबर पेन्स जो हैं वो नेचुरली आ सकते हैं। तो सब ने किसी ने बोला कैस्टर ऑयल पी सकते हो आप, किसी ने कहा स्पाइसी फूड खा लो, बट मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया क्योंकि उस टाइम आप ऑलरेडी डरे हुए होते हो, तो कुछ भी ऐसा नहीं करते हो कि जिससे आपको आगे चल के प्रॉब्लम हो। बट जैसे जैसे टाइम गया तो मुझे और ज़्यादा ऐसा फील होने लगा कि वाटर ब्रेक हो गया है और ज़्यादा लिक्विड फील हो रहा था। मैंने अपने डॉक्टर को फिर से कॉल किया और उनसे इस बारे में बताया, तो उन्होंने कहा अब आई थिंक आप इवनिंग तक हॉस्पिटल ही आ जाओ, अगर लगा तो हम आपको एडमिट कर लेंगे और आज ही डिलीवरी प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, डिलीवरी हो जाएगी। हम लोग जो हैं वो बिल्कुल सारा हमारा हॉस्पिटल बैग ऑलरेडी रेडी था। आप भी ध्यान रखो कि जैसे ही आपका 9 मंथ लगता है तो आप हॉस्पिटल बैग को बिल्कुल रेडी रखो। बहुत से लोगों को 9 मंथ लगते ही जो है डिलीवरी हो जाती है। हमारा ऑलरेडी हॉस्पिटल बैग रेडी था, मम्मी ने भी खाना वाना प्रॉपरली रख लिया था क्योंकि टाइम मिल गया था हमें, क्योंकि पेन्स तो आ नहीं रहे थे तो कोई जल्दबाजी थी नहीं। बट शाम को 7 o'clock हम डॉक्टर के पास पहुँचे हॉस्पिटल में। उन्होंने मेरा फिर चेकअप किया, इंटरनल चेकअप किया, प्लस स्कैनिंग हुई जिसमें पता चला कि नहीं प्रोसेस स्टार्ट हो गया है और कुछ देर हम वेट करते हैं पेन्स का, नहीं तो एपिड्यूरल देना पड़ेगा। तो हमें एक रूम अलॉट हो गया और हम जाके आराम से बैठ गए, बातें कर रहे थे। मेरे हस्बैंड ने भी टीवी ऑन कर दिया मुझे थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, और उसी टाइम विद इन हाफ एन आवर मुझे पेन स्टार्ट हो गए। तो एक तरफ मैं बहुत खुश भी थी कि अपने आप नेचुरली पेन्स आ गए हैं, किसी एपिड्यूरल की ज़रूरत नहीं पड़ी है। बट उसी के साथ साथ पेन्स जब बढ़ते गए तो वो बिल्कुल बियर नहीं कर पा रही थी मैं। 8 o'clock मुझे लेबर रूम में ले गए और वहाँ पर सबसे यहाँ जो मेरी सेकेंड डिलीवरी में मुझे जो मिसिंग लगा ये था कि मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी में थ्रू आउट मेरी डिलीवरी मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, बट इस बार आई थिंक बिकॉज ऑफ कोरोना ऑल्सो उन्होंने मेरे हस्बैंड को अलाउ नहीं किया, और हर हॉस्पिटल की जो है वो रूल्स पॉलिसी डिफरेंट होती है, तो उस वजह से भी वो लोग शायद अलाउ करते भी नहीं थे। तो वहाँ मुझे थोड़ा सा वो लगा, क्योंकि आपको अगर एक सपोर्ट अगर आपके साथ रहता है तो इतना ज़्यादा आपको फील नहीं होता, पेन्स इतने फील नहीं होते। बट यहाँ तो मुझे ऐसा लगा कि फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में से भी ज़्यादा मुझे पेन्स आ रहे थे, कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे थे। और वहाँ पर लेबर रूम में ये था कि बहुत सारे नर्सेस थी मेरे साथ, कुछ मुझसे दादी टाइप की थी, दाई माँ टाइप की थी, जो गेस भी कर रही थी कि बॉय है या गर्ल है। तो 99% लोगों ने बोला था कि बॉय है, पर हमारा कभी, मेरा और मेरे हस्बैंड का कभी ऐसा डिस्कशन नहीं हुआ जेंडर को लेके। हमें बस इतना था कि हमें सेकंड बेबी प्लान करना था, चाहे वो गर्ल हो चाहे बॉय हो, हम उसे दोनों जो भी हो हम बहुत अच्छे से उसे वेलकम करेंगे। तो उन लोगों ने मुझे बातें करना स्टार्ट की, क्योंकि ताकि मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊं। बट पेन्स इतने ज़्यादा एक टाइम पे पीक पे थे कि मुझे बीच बीच में मैं हस्बैंड को कॉल कर रही थी, अपनी मम्मी को अंदर बुला रही थी कि मम्मी सिजेरियन कर देते हैं, क्योंकि पेन्स मतलब बहुत ज़्यादा थे। मेरे डॉक्टर लेकिन बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई कि नहीं, गिव अप नहीं करना है, मुझे पता है कि तुम बहुत स्ट्रॉन्ग और तुम कर लोगी। मैंने उनको भी थ्रू आउट कुछ घंटे थे डिलीवरी और उसके बीच में लेबर पेन जब स्टार्ट हो गया था, तो उस टाइम मैंने अपने डॉक्टर को भी बहुत परेशान किया, क्योंकि वो अपने कैबिन में थी, बार बार मैं कॉल कर रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था बस अब डिलीवरी हो जाए। बट आपको पेशेंस रखना पड़ता है उस टाइम पे, क्योंकि ऐसा नहीं होता, आप कॉन्ट्रैक्शन जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होते तब तक डॉक्टर्स भी रेडी नहीं होते।
और मेरी एनर्जी जो थी वो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे लो होने लगी, क्योंककि नाइट हो रही थी और थ्रू आउट डे जैसे मैंने आपको बताया कि पूरा हमारा इसमें ही चला गया था, डॉक्टर को कंसल्ट करने में। और आप आपको टेंशन हो जाती है कि अब आप एडमिट होने जा रहे हो, प्लस विवान की भी टेंशन थी थोड़ी सी कि वो कैसे करेगा। बट ये था कि मेरी पूरी फैमिली थी, मेरे पेरेंट्स थे, इन लॉस थे, तो वो मैनेज हो गया। सो जैसे जैसे नाइट हुई मेरी तो एनर्जी इतनी डाउन हो गई कि मुझे लगा कि मैं शायद पुश भी नहीं कर पाऊँगी या कैसे कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे तो नींद आने लगी थी उस टाइम तक। बट जैसे तैसे 12:30 तक तो यही चलता रहा। एंड ये था कि 12:45 के आसपास जो थी मेरी डॉक्टर अंदर आ गई थी। कॉन्ट्रैक्शंस बिल्कुल पीक पर थे, स्टार्ट हो गई थी कि अब डिलीवरी होने वाली है। तो नर्सेस जो थी वो मेरे बिल्कुल आसपास खड़ी हो गई और वो तामझाम जो है वो शुरू हो गया बिल्कुल। एंड एक नर्स ने बिल्कुल मेरी टमी पे हाथ रख लिया टू पुश द बेबी डाउन। एंड बस डॉक्टर की मुझे बस आवाज़ें आ रही थी कि नाउ निकिता इट्स टाइम टू पुश, और एनर्जी लगानी है। और मुझे अंदर ही अंदर फील हो रहा था कि मैं तो इतना लो फील कर रही हूँ अभी, मैं पता नहीं कैसे पुश करूँगी या मेरी एनर्जी कैसे लग पाएगी। बट जैसे जैसे डॉक्टर बोल रही थी मैं पुश कर रही थी जितना मुझसे हो रहा था। एंड बट इसमें मैं बोलूँगी कि फ़र्स्ट डिलीवरी जो एक्सपीरियंस था मेरा, उसमें जो पुश था वो बहुत लंबा चला था। शायद आपको वो एक्सपीरियंस नहीं होता तो आपको समझ में नहीं आता कि कैसे पुश करना है। बट सेकंड में मैं बोलूँगी पेन बहुत ज़्यादा था, नो डाउट। बट कॉन्ट्रैक्शंस के तीन चार कॉन्ट्रैक्शंस में जो थी वो माही स्लिप कर गई। सो जैसे ही माही जो है वो डॉक्टर के हाथ में आई, उस टाइम तक मेरी जो एनर्जी थी वो बिल्कुल ही लो हो गई। एंड बस मेरी एनर्जी उस टाइम बिल्कुल लो हो गई। और डॉक्टर ने जैसे ही माही को लिया और उन्होंने मेरे चेस्ट पे माही को रख दिया, एंड दैट मोमेंट इज़ वेरी प्रीशियस फॉर मी। अभी भी मैं याद करती हूँ तो बहुत ही टची फील होता है कि वो फीलिंग बहुत ही अच्छी होती है। तो मैंने उसको थोड़ा सा सहलाया, क्योंकि मैं भी बहुत उसमें थी, क्या बोलते हैं, जैसे बेहोशी की हालत में हो जाता है ना, वैसा। बट जैसे ही माही को मेरे चेस्ट पे से उठाया और उन्होंने साइड में बेड पे उसको लेटाया और क्लीनिंग चल रही थी उसकी। एंड एट द सेम टाइम जो पेडिट्रिशियन थे वो भी एंटर कर गए थे और सब चेकअप हो रहा था उसका वेट का एंड एवरीथिंग। जो हेड आपका जो भी वो हाइट हेड जो भी चेक करते हैं वो सब चेकअप चल रहा था। और थ्रू आउट उनके चेकअप में बस डॉक्टर से पूछती जा रही थी मेरी बेबी का वेट कैसा है, उसका वेट अच्छा है, वो हेल्दी है, ब्रीथिंग कैसी है, नॉर्मल है। और बस वो सब करके उसको क्लीन करके उसको स्क्वाडल करके जो है नर्स बाहर ले गई, जहाँ पे मेरी पूरी फैमिली जो थी वो वेट कर रही थी। और उन्होंने जब न्यूज़ सुनी कि बेबी गर्ल हुई है तो सभी बहुत ज़्यादा खुश हो गए, क्योंकि माही बहुत ही सरप्राइज़ था हमारे लिए, क्योंकि सब बॉय बॉय कर रहे थे। तो एक मेंटली आप आपके अंदर भी आ जाता है कि बॉय ही है शायद। बट माही ने आके तो बिल्कुल सरप्राइज़ दे दिया हमें, तो सब बहुत ही खुश थे। बट यहाँ पर मेरे स्टिचेस उन्होंने लगाए और मुझे रूम में दूसरे रूम में शिफ्ट किया, जस्ट बगल वाले में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सबसे पहले वीक फील कर रही थी। मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, कांट एबल टू टॉक, बात भी नहीं कर पा रही थी, एंड शिवरिंग भी हो रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो उन्होंने मुझे बॉटल लगाई। मेरी मम्मी जो थी वो अपनी बेटी को पहले देखने आई, बाकी सब जो थे वो बेबी गर्ल के साथ माही के साथ ऊपर चले गए थे। और मेरी मम्मी मेरे पास आई कि और उन्होंने डॉक्टर से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये इतना ज़्यादा क्यों शिवरिंग कर रही है। तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, अभी बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है उसकी लग गई है उसमें, और उसके बाद वो शायद बहुत थक गई है इस वजह से, तो कुछ घंटों बाद वो नॉर्मल हो जाएगी, तो नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। फिर मुझे नॉर्मल जो है रूम में शिफ्ट किया गया, बट मेरी एनर्जी तब भी लो ही थी, काफ़ी घंटों तक मैं नॉर्मल नहीं हो पाई थी। बट जैसे ही माही मेरे हाथ में आई तो मैं एकदम से बहुत खुश हो गई। पहले तो मेरे एक्सप्रेशंस ही नहीं आ रहे थे, जब लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे तो मैं एक्सप्रेशंस भी नहीं दे पा रही थी। बट फिर मुझे बहुत ही अच्छा फीलिंग आई और विद इन आवर्स माही जो है वो ब्रेस्ट फीड करने लगी थी नॉर्मली। सो ये थी मेरी सेकेंड डिलीवरी एक्सपीरियंस, एंड आई होप आपको मेरा वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। और